बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी जो कोलिशन हुकूमत होती है, उसके अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी पार्टनर को या जो कोलिशन का हिस्सा होता है, कोई ना कोई इतराज़ात ज़रूर होते हैं। और कल जो आपने नेशनल असेंबली में देखा, वो वही था कि उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे। और उस तकारीर के बाद उनके साथ मीटिंग भी हो गई, बातचीत भी हो गई, कोई डेवलपमेंट के इश्यूज़ थे, कोई और मामलात थे। लोगों की कोशिश होती है कि उनको बड़े-बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल जाएँ, लेकिन आगे आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कोई वो वजह बन जाए, तो वो उनसे उनके जो भी मामलात थे उनसे तय पा गए। प्राइम मिनिस्टर साहब भी मिले उनसे। और मैं समझता हूँ कि कोalition के अंदर कोई ना कोई फ्रिक्शन चलती रहती है। लेकिन ये कोई ना कोई फ्रिक्शन नहीं है राना एहसान साहब। आई थिंक इट इज़ बिकमिंग रियली क्रिटिकल नाउ, क्योंकि इसमें असद महमूद साहब की स्टेटमेंट है। उन्होंने रिबा वर्डिक्ट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप एक कन्विंसिंग क्लैरिफिकेशन नहीं देते तो वो इत्तेहाद छोड़ भी सकते हैं। फिर असलम बोतानी साहब ने कहा कि उनके हल्के में फंड्स नहीं दिए पीएसडीपी के तहत, और जब उन्होंने उनका ये कहना था कि उन्होंने फिर ताकतवर हल्कों से कॉल करवाई अपने हल्के के फंड्स लेने के लिए। तो ये तो हाल है आपके इत्तेहादियों का, वो ये तो बड़ा परेशान कौन है। We can't call it a regular friction. देखिए मैं समझता हूँ कि जो उनके कंसर्न्स थे उस वक्त, ख्वाजा आसिफ साहब भी असेंबली में बैठे थे, अयाज सादिक साहब भी थे, तो उन्होंने उनके कंसर्न्स को नोट भी किया और उसके बाद उनकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी हुई। तो ये चीजें जो हैं, ये मामूल का हिस्सा है, जहां कोई ना कोई इख्तलाफात जो है वो डेवलप हो जाते हैं या किसी की कोई डिमांड्स होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह बनेंगे। उनके कंसर्न्स जो हैं वो बैठ के सुने भी गए, और उनके लिए आगे फिर लायबल भी बनाया गया कि किस तरीके से जो है उनकी जो 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 रिक्वायरमेंट्स है उनको हम पूरा कर सकते ठीक है। हैं। 4 साल इनकी हुकूमत थी, प्रोसिक्यूशन इनकी थी, पुलिस इनकी थी, नैब इनका था, एफआईए इनका था। मॉडल टाउन पे करते कार्रवाई, क्योंकि कोई सबूत नहीं था और ये सिर्फ इल्जामात हैं और कुछ नहीं था, इसलिए कोई चीज साबित नहीं हो सकी। ये जरूर हुआ कि राना सनाउल्लाह के ऊपर इन्होंने हीरोइन डाल दी, और फिर इनको जो है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतनी जिल्लत किसी केस में नहीं इनको उठानी पड़ी जितनी उस हीरोइन के केस में उठानी पड़ी। तो ये इनका, और ये कहते हैं कि जी इनके ऊपर हम कोई दबाव डाल लें, तो इनको याद नहीं है कि दहशतगर्दी के पर्चे तो हमारे पे भी कटे थे, इन्होंने तो गद्दारी के पर्चे हमारे पे काट दिए थे। इसके अलावा 2-2 साल जेलों में रखा और रेफरेंस तक नहीं दायर किया। कौन सा लीडर है हमारा जिसको आपने जेल में नहीं डाला, नैब के जरिए नैब न्याजी गठजोड़ के लिए बंद नहीं किया। और ये अभी से इतनी सी चीज लेकिन राना से जो एहसान है ये साहब वो इनकी। कहते हैं कि आपने नैब को भी कमजोर किया, फिर आपने ईवीएम्स की भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करे, ओवरसीज के वोटिंग पे भी काम नहीं करे, तो ये सब आपने अपनी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल फायदों के लिए कर लिया। नहीं, मुझे ये बताएं, जब नैब ताकतवर था इनके दौर में, तो नैब ने कौन सा गुल खिलाया? तब तो मुख्तलिफ जस्टिस कहते थे कि ये पॉलिटिकल आला है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्या कुछ नहीं लिखा अदालतों ने। कितनी तनकीद की कोर्ट्स ने कि आप इनके इसके ऊपर नजरसानी करें, इनके लॉज अमेंड करें। ये तो खुद करना चाह रहे थे, और जो अभी हमने लॉज पास किए नैब के, वो 80% इन्हीं के ऑर्डिनेंसेस हैं। ये तो बिल पास करने जोगे भी नहीं थे, ऑर्डिनेंसेस के जरिए नौकरी दी हुई थी इन्होंने वो चेयरमैन को इजाफी, जिसको ये ब्लैकमेल करते थे वीडियोस के जरिए। तो क्या ये नैब जो है वो अकाउंटेबिलिटी लेके आएगा? हमने तो इसको फाल किया है, हमने इसको ट्रांसपेरेंट किया है, हमने इसको एक अकाउंटेबिलिटी का अदारा बनाया है जहां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। और जहां तक आपने ओवरसीज पाकिस्तानी की बात की, तो हम उनके हक में हैं कि उनके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, लेकिन मैकेनिज्म जो है वो तयन होना चाहिए जिसके अंदर रिगिंग ना हो सके। इनका तो रिगिंग का प्लान था, इनका तो 10 साल हुकूमत पे काबिज रहने का प्लान था, और वो भी किस तरीके से वो ठीक है, पूरी मैं इसको कौम आगे बढ़ा। जानती। बिल्कुल उनकी जो है वो जिस तरह ही डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे, वो जरूर पाकिस्तान आ जाएंगे। जी राना एहसान साहब, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, बार बार आवाज़ चले जाती है। कैन यू हेयर मी? मेरी आवाज आ रही है जी जी आपको? अब आ रही है, अब आप सुन बताइए। सकती हैं मुझे? जी जी प्लीज़। जी, मैंने कहा नवाज शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान जरूर वापस आएंगे, उन्होंने वापस लौटना है, हमारे सागदार साहब भी वापस आएंगे। और जैसे ही उनको जो उनके जो डॉक्टर्स हैं हेल्थ से क्लियर करते हैं, तो वो जरूर पाकिस्तान आएंगे और हमारे साथ होंगे। और अपने जो भी उनके जो लीगल मामलात हैं वो उनको भी फेस करेंगे। और जो जो एक इस मुल्क को उनकी जरूरत है,
वो इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तानियों के साथ, हमारे साथ मौजूद होंगे। ठीक है राना एहसान साहब, एक ऑब्जर्वेशन है कि अब जर्नलिस्टिक सर्कल्स में ये बात बार बार होती है कि नवाज शरीफ यही चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शंस हों। जब पहले भी पीएमएलएन की टीम और कैबिनेट मेंबर्स शहबाज शरीफ के साथ उनसे मिलने के लिए गए तो तब भी वही चाहते थे कि इलेक्शंस जल्दी हों, और इस वक्त अब पीएमएलएन की पोजीशन कमज़ोर होती जा रही है जिस तरह के सियासी हालात हैं। क्या ऐसा ही है? नहीं, मेरे ख्याल से अब ये क्लैरिटी है हमें कि हमने इस जो दलदल और खाई में जो मईशती तौर पे इस मुल्क को फंसा दिया गया है, उसको निकालने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आए। और वो इलेक्शंस अगर आप फौरन करा देते हैं, तो वो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी है कि अब हमने इस टेन्योर को मुकम्मल करना है। हमने सारे कोalition पार्टनर्स को साथ लेके जाना है, और जो भी मुल्क के लिए अगर मुश्किल फैसले भी हैं, अगर उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, तो हम ज़रूर जो है वो पे करेंगे, लेकिन इस मुल्क के भले के लिए वो सारे फैसले करेंगे जो करना ज़रूरी है। और यहाँ जो पीटीआई के मेरे अभी भाई कह रहे थे कि 2 माह में इतनी ये महँगाई हो गई है, तबाही हो गई है, तो ये इस मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इमरान खान ने और इनकी पार्टी ने। आप देखें कि किस तरह ये आईएमएफ के प्रोग्राम को 18 माह से लटकाई रखे थे, और इस मुल्क को एक बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के अंदर ठीक है।